ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं कुछ रिवीजन से जो हमने कैपेसिटर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। कुछ छोटी छोटी बातें जो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है और एनर्जी डेंसिटी कितनी होती थी, वो बात हमने करी थी कि एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको हमने कल प्रूव भी कर लिया था। बट फिलहाल हमें ये बात पता है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे एनर्जी होती है। और कैपेसिटर के साथ हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था कि इस एनर्जी को हमें कन्फाइन करना था। इस एनर्जी को हमें एक ऐसे सोर्स पे लेके आना था जहां हम इसको यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने कैपेसिटर्स बनाए। अब कैपेसिटर हमने अलग अलग तरीके से डिजाइन किए थे। जो हमारे लिए सबसे खास बात कैपेसिटर्स में आई थी वो आई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर काम नहीं आए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यूज किया था फाइनली। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एक रिलेशन आपको याद रखना है वो था Q इक्वल टू CV, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। हमने बोला था कि कैपेसिटर जब बनाते हैं एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों प्लेट्स पे रहते हैं। अगर आप कैपेसिटर पे टोटल चार्ज देखो तो आप ऐसे तो बोलेंगे कि ये प्लस ये माइनस टोटल इज जीरो, पर जब भी हम Q की बात करेंगे दिस Q इज नॉट द चार्ज ऑन बोथ, ये होगा पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज। इनर सरफेस क्यों, ये भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कभी इस टाइप का सिस्टम दे रखा हो तो आप यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके अंदर वाले सरफेसेस पे चार्ज देख लीजिए, वो आपका कैपेसिटर का यहाँ पे काम करेगा। यहाँ के बाद ये स्फेरिकल कैपेसिटर वाली बातें हमने करी थी। स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों काम नहीं आया था ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद देखा था कि एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखा कि कैपेसिटेंस कैसे दिया जाएगा। कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A by D, वेयर A इज द प्लेट एरिया, D इज द सेपरेशन बिटवीन देम। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। यहाँ से हमें समझ में आता था कि जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ A और D मतलब डायमेंशन पे और शेप पे डिपेंड करता है, ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ से इसके बाद हमने इसकी एनर्जी जब देखी तो एनर्जी इन दी कैपेसिटर हमें मिल के आई Q स्क्वायर बाई 2C हाफ CV स्क्वायर या QV बाई 2। ये हमें फॉर्मूलाज एनर्जी के लिए ध्यान रखने हैं। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विद चार्ज Q, कैपेसिटेंस C या कैपेसिटेंस C अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, या फिर चार्ज Q और पोटेंशियल डिफरेंस V। इन तीनों से मिला के जो भी आपके पास फॉर्मूला है बन पाता है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर है। देन हम बात करना शुरू किया था बैटरी पे। एक बैटरी का काम क्या है, तो बैटरी का जो मेन मकसद होता है वो उसका जो काम है, बैटरी का जो खास काम है वो है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका काम है। अगर एक बैटरी 5 वोल्ट्स की है तो इसका मतलब है कि वो जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस आपने कनेक्ट की है वो वहां पे उस 5 वोल्ट को मेंटेन करके रखेगी, उस डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगी। और डिफरेंस कैसे मेंटेन करेगी, तो उसके अंदर की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, जैसे भी आपने बैटरी यूज की है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर एनर्जी सोर्स है वो एनर्जी यहाँ पे उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में काम आएगा। तो यहाँ हमने बात की थी कि अगर एक चार्ज मूव करता है इस तरीके से या इस तरीके से, अगर बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर ये चार्ज जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे कि दिस बैटरी इज गेनिंग एनर्जी, वाइल इफ चार्ज इज लीविंग दिस पॉजिटिव टर्मिनल तो हम बोलेंगे दिस इज लूजिंग एनर्जी। यानी ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये कुछ कुछ बातें हमने करी थी। हमने देखा था कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन यानी चार्ज को कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव किया, उसी को तो वर्क डन बोलते थे। तो डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का जो पोटेंशियल वो है ये है वो, और कौन कितना चार्ज मूव किया विल गिव द वर्क डन बाय द बैटरी। तो यहाँ तक हमने कुछ कुछ बातें कर ली थी कि बैटरी का वर्क डन वगैरह वगैरह कितना हो सकता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बातें आगे करते हैं। एक्चुअली जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब आप कैपेसिटर को एक बैटरी पे कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है उस बारे में बात करने वाले हैं। अब जो आप अपने बुक्स में जो डायग्राम देखेंगे वो डायग्राम होंगे ऐसे कि एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक बैटरी यहाँ पे लगा रखी है। दिस इज द डायग्राम जो आपको बुक्स में मिलने वाले हैं। लेकिन ये डायग्राम बनाने से पहले क्या क्या यहाँ पे हो गया इस बारे में अपने को बात करनी है। यहाँ पे आपको मिलेगा Q, इस C को मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
कैपेसिटेंस C और यहाँ मिलेगा माइनस Q, ऐसा आपको चार्ज मिलेगा। और हम जानते हैं दिस Q इज इक्वल टू CV। ये सारी बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुंचा इस बारे में अपने को बात करनी है अभी। तो बात करने का जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे क्योंकि बैटरी है, बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे जितने वायर्स कनेक्ट किए हुए हैं, इन वायर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो कुल मिला के सर्किट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। ओके भैया, सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे की लगा दी, रेजिस्टेंस R बना दिया, ये V हो गया और ये C हो गया। ऐसा एक सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया है। अब जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होना शुरू होगा, जस्ट अ मिनट। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होना शुरू होगा, तो चार्ज देखिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, तो इस पॉजिटिव प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट में हम कह सकते हैं कि एक चार्ज अगर यहाँ से चलता है, इफ चार्ज Q गोज फ्रॉम हियर, तो ये यहाँ से ऐसे चलेगा, बैटरी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, बैटरी इस पे वर्क करेगी और इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला, तो इस पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक मिली वो मिलेगी Q इंटू V के बराबर। लेट्स से चार्ज Q यहाँ से चलता है, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, अभी हमने पढ़ा था। इतना वर्क करके चार्ज Q यहाँ तक पहुंचेगा अगर मैं इसकी को क्लोज करता हूं तो लेट्स से किसी भी टाइम पे यहाँ पे चार्ज हो चुका है प्लस Q, यहाँ चार्ज है माइनस Q, ये बैटरी यहाँ पे लगा रखी है आपने, ये रेजिस्टेंस है ऐसा, ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। चार्ज इस प्लेट से निकल के इस प्लेट पे जमा हो रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं चार्ज। तो यहाँ से चार्ज अगर Q निकल गया तो यहाँ माइनस Q बचा, यहाँ पे चार्ज एक्स्ट्रा आ गया प्लस Q, तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज आ चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि देखिए, हम जानते हैं पोटेंशियल, जिधर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं वहां का पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर इस प्लेट का पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इस प्लेट का पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ भी तो ऐसा ही है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। सोचो ये दोनों हायर पोटेंशियल एक साथ कनेक्टेड है, ये दोनों लोअर पोटेंशियल इधर एक साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे करंट फ्लो कम होता जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये पोटेंशियल अपन लिख सकते हैं, अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, एक प्लेट पे 0 तो एक पे V। ये V पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, आप क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR, ये लिखते हैं। I क्या आ गया यहाँ से, V बाई R, दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R इज रेजिस्टेंस। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगातार कम होता जा रहा है तो करंट भी तो कम होता जाएगा, यस। तो यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट लगातार कम होता जाता है। ये यहाँ पे खास बात है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट लगातार डिक्रीज होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ का पोटेंशियल भी V हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल भी V है, पोटेंशियल डिफरेंस अब कुछ नहीं बचा, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा करंट 0 हो जाएगा। करंट जब 0 हो गया, अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस है नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रहा। करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाती है। एक समय आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर 0 हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो अब नो करंट फ्लोज इन द सर्किट नाउ। और ऐसे स्टेट को बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कंडीशन। दिस इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब ये स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हो गया कि चार्ज अब फ्लो होना, करंट फ्लो होना बंद हो गया, मतलब चार्ज फ्लो ना रुक गया। जब चार्ज फ्लो ना रुक गया तो यहाँ पे अब जो चार्ज आ चुका है उसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है, वो चार्ज इज Q एंड दैट चार्ज Q इज गिवन बाय CV। तो हम यहाँ जो बात करते हैं, ये जो सिचुएशंस होती हैं ये हमेशा स्टेडी स्टेट की सिचुएशंस होती हैं, स्टेडी स्टेट सिचुएशन। तो हम इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो हमारा पहला पार्ट इस चैप्टर का रहता है, पार्ट 1, वो रहेगा
स्टेडी स्टेट कंडीशन, जहां पे हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, जहां पे हम करंट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट की, कि भाई कैपेसिटर पे चार्ज पूरा हो चुका है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, सीधा सीधा ऐसा हम बात करेंगे, बीच का हम बात नहीं करेंगे। दूसरी बात जो हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, उसमें रहेगा कि हम रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, हम कैपेसिटेंस की भी बात करेंगे, हम करंट की भी बात करेंगे, और टाइम की भी बात करेंगे कि टाइम के साथ करंट कैसे वेरी कर रहा है। तो ये जो पार्ट 2 है, इसे बोला जाता है आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं इसे? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, आरसी सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, उसको आप अगर बैटरी से कनेक्ट करें तो क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, ऐसा सर्किट कहलाता है आरसी सर्किट। इसे हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट मतलब हाफ हाफ कर दिया हमने। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो रहेगा पार्ट 1, स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो अभी हम कहीं भी रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम कहीं भी करंट की बात नहीं करेंगे, टाइम की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट में कि हाँ भैया कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट करोगे, चार्ज से भी मिल जाएगा, सीधा सा हिसाब। उसके बीच में क्या हो रहा है उससे अभी हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहां से हम शुरू करते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, अब स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या क्या चीजें हो जाएंगी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जो भी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशंस। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है सी, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा रखी है वी, मान लीजिए बीच में एक स्विच लगा दिया कि जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा कि ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इस पे चार्ज आ जाएगा क्यू, इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, एंड दिस क्यू इज इक्वल टू सी बी। ये होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन। हमने यहाँ पे बीच की बात नहीं की कि भैया ये जब करंट या ये जो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था या चार्ज स्टोर हो रहा था तब टाइम के साथ कैसे वेरी किया, इसके हम अभी कोई बात नहीं करने वाले। हम सीधा सीधा ये दो बातें अभी करेंगे, ठीक है? इसी पे हम सारी बात बेस्ड बातें करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात ये आती है कि आपने बोल दिया ये कैपेसिटर सी था, यहाँ बैटरी लग रही है, इस बैटरी को जब कनेक्ट किया गया तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई? सिचुएशन हो गई कुछ ऐसी, ये भी हो गया, यहाँ चार्ज सी वी आ गया, यहाँ माइनस सी वी आ गया, क्यू इक्वल टू सी वी, मैं सीधा लिख रहा हूँ चार्ज को सी वी और माइनस सी वी, ये यहाँ पे सिचुएशन हो गई। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी बड़ी थी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? तीन फॉर्मुलाज देखे थे उसके, क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू वी बाय 2। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास c है और v है, क्यू की यहाँ बात नहीं किया अपन, तो लिख लेते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है भैया, ये लिख लिया। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ था? वर्क डन बाय बैटरी वो भी आपने बोला कि जितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू डेल्टा वी, या बैटरी का पोटेंशियल, ये वर्क डन बाय द बैटरी था, तो वर्क डन बाय द बैटरी, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड यू, वर्क डन बाय द बैटरी डब्ल्यू बी। कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो अभी तो यहाँ चार्ज है 0, फाइनली यहाँ चार्ज कितना आ गया? सीवी। तो मतलब यहाँ से सीवी चार्ज टोटल फ्लो हुआ होगा, तभी तो ये चार्ज इस पे 0 था, जो चार्ज शुरू में 0 था वो चार्ज फाइनली जाके सीवी हो गया होगा, मतलब सीवी चार्ज यहाँ से सप्लाई हुआ होगा इस तरफ। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ सीवी के बराबर। ओके, अगर चार्ज फ्लो सीवी है तो यहाँ पे हम बैटरी का वर्क डन लिख सकते हैं सीवी इंटू वी, विच इज सीवी स्क्वायर। ओके, तो वर्क डन बाय द बैटरी मिल गया सीवी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड मिल गई हाफ सीवी स्क्वायर। तो ये बचा हुआ हाफ कहाँ गया? बैटरी ने इतना काम किया, जो कैपेसिटर में स्टोर हुई वो सिर्फ हाफ हुई, तो बचा हुआ हाफ कहाँ गया? बचा हुआ हाफ गया हीट डिसिपेशन में, लॉस हो गया। तो ये बात कई बार पूछी जाती है कि जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या उसमें कोई हीट लॉसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हीट लॉसेस होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? हाफ सीवी स्क्वायर के। इस केस में हाफ सीवी स्क्वायर इज द हीट लॉस। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है हमेशा कि यस, कैपेसिटर को चार्ज करने में हीट लॉस होता है, और क्यों होता है ये बात भी आप कुछ कुछ आइडिया आपको यहाँ से लगा होगा कि जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअली तो रेजिस्टेंस है,
पूरा जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, जब चार्ज यहाँ तक एक्युमुलेट हो रहा है, इस टाइम पे रेजिस्टेंस तो है ही, करंट फ्लो होगा। तो हम आपने पढ़ा हुआ है पहले, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आई स्क्वायर आर के बराबर यहाँ से थर्मल एनर्जी बाहर आती है। तो जितनी थर्मल एनर्जी या जितनी हीट यहाँ से डिसिपेट हो रही है वो लॉस ही तो हो रही है। तो यस, जितना लॉस हुआ वो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि टोटल वर्क बैटरी ने किया CV स्क्वायर, स्टोर हुआ हाफ CV स्क्वायर। सो यस, हीट डिसिपेशन यहाँ से जो हुआ वो कितना हो गया, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हिच इज CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इतना हो गया यहाँ पे हीट लॉस। अब आपको ये याद नहीं रखना है, हाफ CV स्क्वायर आपको याद नहीं रखना है, आपको ये दो चीजें निकालनी आनी चाहिए, तो आप हीट लॉस आराम से निकाल पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा CV चार्ज फ्लो, कैपेसिटेंस कुछ और दे दिया, शुरू में मान लो कैपेसिटर पे ऑलरेडी चार्ज दे रखा है, तो वो सारी चीजें मिला के इस आंसर को चेंज कर सकती हैं। बट आपको ये एनर्जी निकालना आना चाहिए हाफ CV स्क्वायर से, वर्क डन बाय द बैटरी निकालना आना चाहिए Q डेल्टा V से। ये अगर दो चीजें पता है तो आप आराम से हीट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस अपन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसा कि एक कैपेसिटर आपने लिया, इस कैपेसिटर पे ऑलरेडी इनिशियली चार्ज दे रखा है CV एंड माइनस CV, ये इनिशियली चार्ज है, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर ये है, ऑलरेडी इस पे चार्ज है CV और माइनस CV। अब आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को उठा के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट किया कि जो उसकी पॉजिटिव प्लेट थी उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जो नेगेटिव प्लेट थी उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट्स, या 2V कर लेते हैं इसे, ठीक है, दिस इज 2V। अगर 2V है और यहाँ पे ये कैपेसिटेंस C है, इधर चार्ज CV है, इधर माइनस CV था इनिशियली, तो अब फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी, स्टेडी स्टेट सिचुएशन क्या बनेगी, चार्ज अब कितना हो जाना चाहिए, Q इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का, तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज 2V, तो 2CV अब चार्ज हो जाना चाहिए। और वो चार्ज कैसा होना चाहिए कि भैया जिधर पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल है वो पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो नेगेटिव प्लेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब चार्ज आ जाएगा +2CV, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -2CV। देखिए मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, ये थी इनिशियल कंडीशन कि आप एक कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज करके लेके आए थे, उसकी ये प्लेट थी पॉजिटिव CV चार्ज, ये प्लेट थी नेगेटिव CV चार्ज, ऑलरेडी आप ये कैपेसिटर लेके आए। अब इस कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट कैसा किया है कि यहाँ का जो पॉजिटिव प्लेट है वो यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, यहाँ की जो नेगेटिव प्लेट है उसको यहाँ के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब जब ये कनेक्शन बन गया तो जो स्टेडी स्टेट कंडीशन बनेगी, जो फाइनल कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, तो ध्यान क्या रखना है हमेशा, बैटरी जो होता है ना, बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया आपने जब बैटरी के अगेंस्ट लगा दिया तो जैसा बैटरी चाहेगी वैसा ही यहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज आ पाएगा। और बैटरी क्या चाहती है कि हायर पोटेंशियल यहाँ है तो पॉजिटिव प्लेट ये बन जाए, लोअर पोटेंशियल यहाँ है तो नेगेटिव प्लेट ये बन जाए। तो ये यहाँ पे किया, देखिए हायर पोटेंशियल ये था तो ये पॉजिटिव प्लेट बन गई, लोअर पोटेंशियल था तो ये नेगेटिव प्लेट बन गई। कितना बना, तो ये हम जानते हैं Q इक्वल टू CV से, C इंटू यहाँ जो बैटरी का पोटेंशियल है वो 2V है, तो ये हमने यहाँ पुट किया, चार्ज जो इस पे आएगा वो आएगा 2CV के बराबर। दिस इज द चार्ज जो इस प्लेट पे रहने वाला है। अब अपन देखते हैं, आपसे पूछा गया कि बताइए वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, और हीट लॉस कितना है। ये तीन चीजें आपसे वापस से पूछी गई। तो सबसे पहला अगर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर देखें तो आसानी से बता सकते हैं, इस पे चार्ज अभी कितना है 2CV के बराबर है, या फिर बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2V के बराबर है। तो आप चाहे हाफ CV स्क्वायर यूज कीजिए, हाफ C 2V का स्क्वायर, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 2V, तो 2V का स्क्वायर, यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा 2CV स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर। आप चाहते तो Q स्क्वायर बाय 2C करते तब भी आपको आंसर सेम मिल जाता। देखो Q स्क्वायर बाय 2C करोगे, चार्ज कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको 2CV, तो 2CV करो, 2CV का स्क्वायर बाय 2C, वैसे आपको क्या मिल जाएगा 2CV स्क्वायर। तो बात एक ही है, आप चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, एक ही उससे आपको आंसर मिलने वाला है। तो ठीक है, यहाँ तक तो अपन समझ में आ गया कि भैया इसमें इतनी एनर्जी स्टोर होगी। सेकंड थिंग आपसे पूछी गई कि बताइए बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी के वर्क के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि इससे कितना चार्ज फ्लो हुआ। जब चार्ज फ्लो होगा तभी तो यहाँ वर्क डन अपन बता पाएंगे।
तो कितना चार्ज फ्लो हुआ इस बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पहले चार्ज था -CV, अब कितना हो गया +2CV। इसका मतलब इधर से इधर तक कितना चार्ज गया होगा, 3CV के बराबर चार्ज गया होगा, तभी तो -CV + 3CV मिलके टोटल 2CV बना पाएंगे। देखो फिर से बताता हूँ, पहले था -CV, अब हो गया +2CV। इसका मतलब यहाँ से 3CV चार्ज गया होगा, तभी तो इन दोनों ने मिलके 2CV को बनाया होगा। यस, तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, ये कितना आ गया आपके पास 3CV। तो अपन यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी निकाल पाएंगे Q डेल्टा V से। दिस इज 3CV जो चार्ज फ्लो हुआ। कितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, 2V के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 6CV² इज द वर्क डन बाय द बैटरी। तो अब आपके पास दोनों चीजें आ चुकी है, वर्क डन बाय द बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड। हीट यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, दिस हीट कैन बी गिवन एज वर्क डन बाय द बैटरी minus energy stored on the capacitor is equal to 6CV² minus 2CV²। पर यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता है? अगर आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर निकाल देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जब ये लाए थे ना आप, जब आप इसको लेके आए थे, तो इस पे ऑलरेडी एक एनर्जी स्टोर्ड है, इस पे ऑलरेडी चार्ज है, इस पे ऑलरेडी एक इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है। दिस U इनिशियल इज ½ CV²। ये ऑलरेडी इस पे स्टोर्ड एनर्जी है। जब इतनी एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड थी, फाइनल एनर्जी आपने निकाली 2CV², तो इसमें से इनिशियल तो ये थी ही भाई, इसमें से ½ CV² तो ऑलरेडी इसके पास थी। जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो अब टोटल हो गई 2CV²। तो बैटरी ने कितनी दी इसको, बैटरी ने तो 2 माइनस हाफ इतनी दी है ना। बैटरी ने कितनी दी, 2 माइनस हाफ, क्योंकि हाफ इसके पास ऑलरेडी थी। फाइनली आप कह रहे हो कि जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया फाइनल एनर्जी 2CV² हो गई। भैया हाफ तो पहले से थी। अब टोटल अगर 2CV हो गई, मतलब बैटरी ने कितनी प्रोवाइड की, 3/2। तभी तो आप कह सकते हैं कि टोटल 2 हो गई है। हाफ पहले से थी, 3/2 बैटरी ने दी, तो अब टोटल हो गया 2। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो हीट आता है ना, हीट आती है, आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। वर्क डन बाय द, या हीट इज दिस, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस दिस। एनर्जी का डिफरेंस वहां पे अपने को लेना पड़ेगा, तो आप अपना आंसर यहाँ से बता पाएंगे। वर्क डन निकला 6CV², फाइनल एनर्जी इज 2CV² माइनस इनिशियल एनर्जी इज ½ CV²। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 माइनस हाफ इज 1.5, 6 माइनस 1.5 इज 4.5। 4.5CV² इज द हीट जनरेटेड हियर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में पूछे जा सकते हैं। नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ऐसे चांसेस कम है कि वो ऑलरेडी चार्ज वाले क्वेश्चन पूछे। आपसे जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे पूछेंगे कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बताइए हीट जनरेशन कितना होगा। तो उसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप ये पहले जैसा आपने क्वेश्चन किया था आराम से कर पाएंगे। ये एक अनचार्ज कैपेसिटर था, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, CV चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिख ली, वर्क डन लिख लिया, यहाँ से हीट मिल गई। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन नीट, बट जेई में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पे एक ऑलरेडी इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है, उसको जब कनेक्ट किया गया तो बताइए फाइनली कितना वर्क डन और कितनी हीट वहां से लिबरेट होगी। तो निकालने का तरीका आपको समझ में आ चुका है कि सबसे पहले इनिशियल एनर्जी देखिए, फाइनल एनर्जी देखिए, इन दोनों का डिफरेंस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। तो अब बैटरी ने जितना वर्क किया उसमें से जितनी एनर्जी कैपेसिटर को दी, बची हुई एनर्जी इज द हीट। ये आपका तरीका रहेगा। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, फॉर्मूला वाइज याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। या चलिए ठीक है, इस पे मेरे हिसाब से सफिशिएंट क्वेश्चन ये हो चुके हैं और इस पे ज्यादा अब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज एंड
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आपने रजिस्टर के लिए तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है ना? क्या पढ़ा था, मैं एक बार जल्दी से आप साइड में रिवाइज कर देता हूँ। सीरीज में जब आप रेजिस्टेंस के लिए पढ़ते थे, 9-10 क्लास में पढ़ा है ना आपने, 10th क्लास में रेजिस्टेंस के लिए क्या पढ़ा सीरीज में, कि भैया अगर दो रेजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं R1 और R2, तो इनमें अगर करंट सेम जाती है तो इसे सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, और इसको जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 प्लस R2। ऐसे ही आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहां पे पढ़ा था कि अगर दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर सेम है, तो आप बोलते हैं कि दोनों पैरेलल में है। और उनका जो फॉर्मूला आता था वो आता था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये चीजें हमने रेजिस्टेंस के केस में पहले पढ़ी हुई है 10th क्लास में। अब सिमिलरली कैपेसिटर के केस में हम इन बातों को करना चाहते हैं, तो कैपेसिटर के केस में कैसे करेंगे? तो पहला हम उठाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बात वैसी है, सीरीज मतलब करंट सेम होना चाहिए या चार्ज फ्लो सेम होना चाहिए। तो सीरीज बना देते हैं, दो कैपेसिटर ऐसे हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं एक बैटरी के अक्रॉस। यहाँ पे ये हो गया सीरीज कनेक्शन। C1 और C2 दो कैपेसिटेंस हैं यहाँ इनके, बैटरी V लगा रखी है आपने। तो ये सीरीज में कब कहलाएंगे? जब इनसे जो चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज इन पे सेम फ्लो होगा, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज में है। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है सेम, इसका मतलब यहाँ ये इस पे भी चार्ज रहेगा Q, यहाँ माइनस Q, इस पे भी चार्ज रहेगा Q और इस पे भी चार्ज रहेगा माइनस Q, क्योंकि चार्जेस सेम यहाँ पे फ्लो हुए हैं। ओके, जब चार्ज सेम है तो दोनों कैपेसिटर पे चार्जेस भी सेम हो गए। अब अपने को देखना है इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि इस पूरे सर्किट को अगर मैं एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहूं तो वो कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, उसको बोला जाता है C इक्विवेलेंट, जिसपे चार्ज Q माइनस Q आ जाए, यहाँ पे ये V आ जाए, ये हमें देखना है। ओके, तो क्या किया जाएगा, इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? तो हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV। ओके भैया, होता है। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। मैं यहाँ से ये ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला को यहाँ लिख लेते हैं, Q इक्वल टू CV। अच्छा, मैं अगर कैपेसिटर 1 के लिए लिखना चाहूँ C1 के लिए, तो मान लीजिए यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख पाऊंगा? C1 के लिए लिखूंगा Q इज इक्वल टू C1 V1, और C2 के लिए लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। ये दो इक्वेशंस और बन गई। अच्छा, इन इक्वेशन से अगर मैं V1 लिखना चाहूँ तो लिखूंगा Q बाई C1, और ऐसे V2 लिखना चाहूँ तो लिखूंगा Q बाई C2। ये यहाँ लिख लिया। और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये V1 और V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसकी वजह से है? इस बैटरी की वजह से है। तो जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है उसका ही तो ये डिवाइड यहाँ हो रहा है। जितना पोटेंशियल इस बैटरी की वजह से क्रिएट हो रहा है वही तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। अब सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। यहाँ पे V1 की जगह डालता हूँ Q बाई C1, यहाँ डालता हूँ Q बाई C2, V की जगह डालता हूँ, यहाँ से देखिए V की जगह डाल सकता हूँ Q बाई C इक्विवेलेंट, तो मिलेगा Q बाई C इक्विवेलेंट। यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, देखो फॉर्मूला रजिस्टर से थोड़ा सा अलग है। रजिस्टर में जो फॉर्मूला पैरेलल में यूज करते थे वैसा कुछ कुछ फॉर्मूला यहाँ पे कैपेसिटर्स में सीरीज में आप यूज कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो फॉर्मूला आपने रेजिस्टेंस में पैरेलल में यूज किया था वो यहाँ पे आप सीरीज में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया फॉर दी सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर दो ही कैपेसिटर होते हैं फॉर टू कैपेसिटर्स, तो इसको क्या कर सकते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेते हैं, C1 C2 C1 प्लस C2, तो यहाँ से मिलता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो दो कैपेसिटर के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार 1/, करना फिर एलसीएम लेना, इससे अच्छा आप सीधा यहाँ पे ये यूज कर लीजिए, ये आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से C इक्विवेलेंट। अच्छा, एक बार C इक्विवेलेंट मिल गया, उसके बाद अब आपसे पूछा गया कि बताइए ये V1 और V2 कितने कितने हैं? ये V1 और V2 कितना है? तो निकालने के लिए C1 तो मुझे पता है, C2 मुझे पता है, अगर मुझे चार्ज मिल गया
तो मैं V1 भी निकाल लूंगा, V2 भी निकाल लूंगा। चार्ज कैसे निकालूंगा? चार्ज यहाँ से मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो। V बैटरी का आपको पता है, यहाँ से चार्ज मिल गया। एक बार चार्ज मिल गया तो आप इसको यहाँ पुट करो, चार्ज को यहाँ पुट करो, V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए V1 V2 कितना है, तो आप पहले क्या निकालेंगे? चार्ज C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर। इस चार्ज को आप पुट करेंगे V1 और V2 के लिए, Q बाई C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। यहाँ से आप इसको वैल्यूज पुट करिए, अपना आंसर बताइए। अच्छा, एक बात और यहाँ से देखो कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। 1 का जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C1 है, V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C2 है, मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम। ये भी हम यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे अपन देखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दो कैपेसिटर्स हैं इस तरीके के, एक बैटरी यहाँ पे है, बैटरी लेट्स से 9 वोल्ट दे रखी है, दिस इज 3 माइक्रोफैरड्स, दिस इज 5 माइक्रोफैरड्स। आपसे पूछा गया कि बताइए, दिस इज C1, दिस इज C2, V1 इज टू V2 कितना है, या V1 और V2 के अलग अलग वैल्यू बता दीजिए। V1 कितना है, V2 कितना है, C इक्विवेलेंट कितना है, और टोटल चार्ज फ्लो कितना है, वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 कितना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 2 कितना है, हीट कितनी यहाँ पे डिसिपेट हुई। ये सारे क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछ लिए गए। एक छोटा सर्किट देके सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम कर सकते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करें, ये सर्किट कैसा है। तो सर्किट में दिख रहा है अपने को कि दोनों ये सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो चलिए अपन जानते हैं फॉर्मूला सीरीज कनेक्शन के लिए। सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, क्या फॉर्मूला होता है? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हो जाएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। सुमित म्यूट करो। ओके, इसमें वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। C1 आपको दे रखा है 3, C2 दे रखा है 5, तो C इक्विवेलेंट मिल जाएगा 3 इंटू 5 बाय 3 प्लस 5, दिस इज C इक्विवेलेंट। कितना आएगा? 15 बाई 8 माइक्रोफैरड। ये आपको मिल गया C इक्विवेलेंट, 15 बाई 8 माइक्रोफैरड। अब आपसे पूछा गया कि बताइए V1 और V2 कितना है, या Q कितना फ्लो हुआ, ये सारी चीजें देखते हैं। तो Q फ्लो होने का तरीका हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट पता है 15 बाई 8, V यहाँ से आप V को भी काम करते हैं 8 वोल्ट ले लेते हैं, ताकि अपना अपना सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा। V को ले लिया 8 वोल्ट्स, तो 8 इंटू 8 यहाँ से आ गया, आपके पास हो गया 15 कूलम चार्ज यहाँ से फ्लो होगा। अच्छा, 15 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो होगा, देखिए ध्यान से। 15 माइक्रो कूलम, क्यों? क्योंकि माइक्रो फैरेड में चल रहा है ना, ये वोल्ट से माइक्रो फैरेड है, तो माइक्रो कूलम यहाँ से आपको मिलेगा। 15 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ। ठीक है भैया, Q मिल गया। अब आपसे पूछा था बताइए V1 और V2 कितना है, तो हम जानते हैं V1 इक्वल टू Q बाई C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। V1 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, Q दे रखा है 15 माइक्रोकूलम, C1 इज 3 माइक्रोफैरड, C2 इज 5 माइक्रोफैरड। दोनों के वैल्यूज पुट करते हैं। C1 कितना है? 3 माइक्रोफैरड, C2 इज 5 माइक्रोफैरड। 3 और 5 पुट करो, ये आपको मिल जाएगा 5 वोल्ट। V2 यहाँ से मिल जाएगा 3 वोल्ट्स। देखो ध्यान से, V1 प्लस V2 अगर करें तो 8 वोल्ट्स आ रहा है। यस, 8 वोल्ट इज द बैटरी पोटेंशियल जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर आप चार्ज नहीं निकालते तो क्या आप यहाँ से इसको पोटेंशियल निकाल सकते थे? इसके अलावा क्या उसका कोई मेथड है? बिल्कुल है। क्या कर सकते थे कि हमें पता है पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जब इनवर्स रेशियो होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है यहाँ पे। इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि जब V1 निकालना है तो इसे लिखा जा सकता है C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V। ऐसे V2 जब निकालना है तो C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू V। ये रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने मैथ्स में बचपन में पढ़ा हुआ है। रेशियो में कैसे इसको डिवाइड करते हैं कि अगर आपको दो रेशियो दे रखे हैं तो उसको आप जब काम नंबर निकालना चाहो तो इस तरीके से नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ इनवर्स रेशियो है
तो मैंने V1 के लिए ऊपर C2 लिखा है, V2 के लिए ऊपर C1 लिखा है। दिस इज द इनवर्स रेशियो। तो यहाँ से V1 कितना मिल जाएगा देखो, 5/5 + 3 × 9 कितना मिला देखो, सॉरी V is 8 है ना, V is 8। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 वोल्ट्स। देखो यहाँ भी V1 5 मिल रहा था, यहाँ भी V1 5 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे बताएंगे तो V2 मिल जाएगा 3/5 + 3 × 8, यहाँ से भी आपको मिल गया 3 वोल्ट्स V2। तो ये भी एक तरीका है जो आप बिना चार्ज कैलकुलेट किए भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये भी तरीका आपको याद रहना चाहिए। इनवर्स रेशियो में इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। जब इनवर्स रेशियो होता है तो ये फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं टू डिवाइड। ये आपका आंसर आ गया पोटेंशियल्स का। अब आपसे और क्या पूछा है यहाँ पे देखिए, 4 तो अपन सॉल्व कर चुके, पोटेंशियल दोनों आ चुके, सी इक्विवेलेंट आ गया और चार्ज भी आ गया। और क्या पूछा है आपसे? अब आपसे पूछा है कि बताइए वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा। तो बैटरी का वर्क डन हम जानते हैं, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा उसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय द बैटरी लिखा जा सकता है। चार्ज कितना फ्लो किया, 15 माइक्रोकूलम फ्लो किया, बता रखा है आपने। 15 माइक्रोकूलम जब चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है तो वर्क डन बाय द बैटरी कैन बी गिवन एज 15 × 10⁻⁶, या माइक्रो को माइक्रो ही रहने देते हैं। 15 × 8 ये कितना हो जाएगा, 15 × 8 इज 120। So 120 माइक्रोजूल इज योर आंसर। इतना वर्क ये बैटरी करेगी 120 माइक्रोजूल्स के बराबर। और क्या पूछा गया कि बताइए यहाँ पे U1 कितना है और U2 कितना है, कितनी कितनी एनर्जीज इनमें स्टोर हुई है। तो यहाँ पे आपको C1 पता है, C2 पता है, इन दोनों का चार्ज भी पता चल चुका है, तो Q²/2 से कर दीजिए। अच्छा, इन दोनों का पोटेंशियल भी पता है तो आप हाफ CV² भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर पोटेंशियल आपको फर्स्ट में, आपको एनर्जी अगर फर्स्ट की पूछी गई U1, तो लिखा जा सकता है हाफ C1V1²। पुट करो वैल्यू तो हाफ इंटू C1, C1 इज 3, V1 आपने निकाल रखा है 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/2 × 25, 25 × 1.5, ये हो जाएगा आपके पास 37.5 माइक्रो जूल्स ना। माइक्रोफैरेड चल रहा है, 3 का आप माइक्रोफैरेड रखेंगे तो आंसर आएगा माइक्रो जूल्स में। सिमिलरली जब आप U2 कैलकुलेट करेंगे तो हाफ CV², यहाँ का C है 5, B है यहाँ का 3² ये मिलेगा। तो ये आपको मिल रहा है 9/2 × 5, या 9 × 2.5 कर लीजिए, 18, और 18 और 4.5 22.5, ये आपको मिल जाएगा माइक्रोजूल्स। ये आपकी एनर्जी होगी 22.5 माइक्रोजूल्स। अब टोटल एनर्जी जो इन दो कैपेसिटर्स में स्टोर हुई, इधर इतनी और इधर इतनी, दोनों को ऐड कर दो। टोटल एनर्जी स्टोर्ड 37.5 + 22.5 कितना आएगा यहाँ से। अपनी मीटिंग भी शायद अभी एंड होने वाली है, तो काम करते हैं अपन, फिर से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद इसको आगे देख लेते हैं।